गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यानी अपनी जो कक्षा 8 का ये जो हिस्ट्री का जो चैप्टर है यानी ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, यानी हमारे अतीत, जो बुक का नाम है, बुक का टाइटल है अपना हमारे अतीत, भाग नंबर 3। भाग नंबर 2 है वो 7th क्लास का है, थोड़ा याद बता देता हूँ। और भाग नंबर 1 है वो 6th क्लास में, 3rd भाग, यानी हमारे अतीत भाग नंबर 3। ठीक है, ये ग्रामीण क्षेत्र पर शासन कौन चलाती है? ग्रामीण क्षेत्र पर शासन यानी कंपनी। कंपनी बोले तो यहाँ कंपनी कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ग्रामीण क्षेत्रों पर किस प्रकार से अपना शासन चलाती है, हमने पिछली जो क्लास हुई थी उसमें देखा था कि कैसे, कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी नील की खेती करने के लिए, किसकी? नील की खेती करने के लिए किसानों को मजबूर कर देती है, भारतीय किसानों को। और नील की खेती में जितना जो यानी किसानों का शोषण होता था वो सबसे ज़्यादा होता था। और कंपनी का फायदा, कंपनी का बोले तो अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका सबसे ज़्यादा मांग, नील की मांग सबसे ज़्यादा थी यूरोपीय बाजारों में, इसलिए वहाँ पर कंपनी नील का उत्पादन करना चाहती थी। तो देखो आज इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो यानी नील विद्रोह और उसके बाद क्या हुआ देखो। मार्च 1859 में बंगाल में हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार करी। रैयत यहाँ पे क्या है? किसान। रैयत क्या है? किसानों को कहा गया है, समझ गए? यानी हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया कि जब हम खेती नहीं करते तो आपको लगान कहां से चुकाएंगे। ठीक है, तो वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील का फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर इस लड़ाई में कूद पड़ी। कौन सी? इस नील विद्रोह में। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का जो सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। अगर बागान मालिकों के लिए आप काम करोगे तो उन व्यक्तियों का यानी एक सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। यहां पर देखिए, बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले जो गुमास्ता एजेंटों की पिटाई भी की गई। गुमास्ता कौन होते थे? जो एजेंट होते थे, उनकी भी पिटाई की गई। रैयतों ने कसम खा ली कि वे न तो नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और न ही बागान मालिकों के लाठियालों यानी लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। न तो लाठीधारी वाले गुंडों से डरेंगे और न ही नील की खेती करेंगे। ये कसम किसने खा ली थी? यानी किसानों ने। अब आगे देखिए होता है क्या कि नील के किसान यानी चुप बैठने को तैयार ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि उन्हें बगावत की ताकत कहां से मिली? इसमें कोई शक नहीं है कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी। दमन ज्यादा होता था, किसान का शोषण ज्यादा होता था, समझ गए? लेकिन जो लोग दबे होते थे वे हमेशा बगावत नहीं करते, ऐसा कभी कभी ही होता है। 1859 में नील रैयतों को लगा कि बागान जो मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। 1859 ईस्वी में जो नील के जो किसान हैं उनको ऐसा लगा कि हमें जमींदार और जो गांव के जो मुखिया हैं उनका भी हमें समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गांव में जिन मुखियाओं के नील के अनुबंधों पर जबरन दस्तखत करवाए, यानी दस्तखत का मतलब होता है हस्ताक्षर कराए गए थे, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए, बगावत के लिए यहां पर यानी उकसाते हुए खुद जमींदार गांव गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे, किस बात से? कि बागान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी, तो उनकी ताकत सिमटती जा रही थी, इनकी, इन जमींदारों की। ठीक है,
और बागान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे ज़मीन भी ले लेते ज़मींदारों से, इसलिए उनको अपनी ज़मीन जाने का फिक्र था और ज़मीन से उनको जो आय मिलती थी वो आय भी कम होती थी। तो कहने का मतलब ज़मींदारों का इसमें फ़ायदा था कि उन्होंने किसानों को क्या रेतों को भड़काना शुरू कर दिया और वो यानी बागान मालिकों के खिलाफ हो गए। अगर हम बात करते हैं आगे, तो नील के किसानों को ये भी लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। अंग्रेजी सरकार बोले तो ईस्ट इंडिया कंपनी। 1857 की जो बगावत के बाद तो ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी कि कहीं और एक बड़ा खतरा न हो जाए। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाके का दौरा किया। किसने? यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। रेतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। रेतों को ऐसा लगा कि सरकार यानी वास्तव में ही परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एस्ले इडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा कि रेतों को नील के अनुबंधन मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, कि पट्टे यानी अनुबंध पर खेती नहीं करवाई जाएगी। यानी एक क्या किया कि एक नोटिस जारी कर दिया। इस नोटिस के आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया है। यानी देखो रानी विक्टोरिया, क्योंकि जो 1858 बोलते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और किसका शासन आ जाता है, यानी ब्रिटिश क्राउन। और ब्रिटिश क्राउन की मालिक कौन थी? यानी महारानी विक्टोरिया। कौन थी? विक्टोरिया। ईडन किसानों को शांत करने और उनको विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। कौन? यहाँ पर ईडन। उसकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। अगर हम बात करते हैं आगे, तो यानी नील गांव का एक गीत है कि संघर्ष के क्षणों में लोग एक दूसरे का उत्साह बढ़ाने और सामूहिकता का भाव पैदा करने के लिए, ठीक है, अक्सर गीत गाते हैं। इस तरह के गीतों से हमें उनकी भावनाओं का पता चलता है, लोगों के दिलों में क्या है। नील विद्रोह के दौरान बंगाल के जो निचले इलाकों में ऐसे बहुत सारे गीत सुनाई देते थे। इनमें से एक गीत इस प्रकार से था कि मोला हुता के बागान मालिक की लंबी लंबी लाठियां दूर इकट्ठी पड़ी है, कोलकाता के बाबू इन बड़ी लड़ाई को देखने के लिए नावों के जरिए पहुंच चुके हैं। इस बार तो सभी रेत तैयार हैं, वे चुपचाप मार नहीं सहेंगे। अब वे बिना लाठियालों का मुकाबला किए अपनी जान नहीं गंवाएंगे। ये गीत है, अगर इसको लय में गाया जाता है तो ये गीत है, ठीक है। यानी इस प्रकार के गीत यानी बहुत सारे बंगाल में गाए जाने लगे थे। अगर हम बात करते हैं आगे, तो कहने का मतलब कि जैसे जैसे विद्रोह फैला, यानी नील का जो विद्रोह फैला, कलकत्ता के जो पढ़े लिखे लोग थे वो भी नील जिलों की ओर चल पड़े। यानी अब पढ़े लिखे लोगों का भी समर्थन मिलने लगा किसानों को। उन्हें रेतों की दुर्दशा, बागान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। किसने लिखा? कि जो कलकत्ता के जो पढ़े लिखे लोगों ने। इसी बगावत से परेशान सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी कि कहीं किसान इन बागान मालिकों पर क्या कर दें, यानी हमला न कर दें। इसके लिए यानी सरकार को क्या बुलानी पड़ी? सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच कराने के लिए एक नील आयोग भी बना, ठीक है। इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया कि बागान मालिक ही क्या हैं? दोषी हैं। इस नील आयोग ने जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। किसने? इस नील आयोग ने। आयोग ने कहा कि नील की खेती रेतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है।
किसमें किसानों का कोई फायदा नहीं हो रहा है। समझ गए? यानी नील की खेती है वो रेतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रेतों से कहा कि वे मौजूदा जो अनुबंधन है उसको पूरा करें। भाई जो मौजूदा चल रहा है उस अनुबंधन को तो पूरा कर दें, और आने वाला समय है लेकिन आगे से वे चाहे तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। ये किसने रिपोर्ट दी? यानी नील आयोग ने किसानों से कहा। और नील आयोग ने यह भी माना कि जो जितना जो दोष है वो किसका है, यानी ये बागान मालिकों का है। अगर हम नेक्स्ट चलें तो कहने का मतलब कि इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। ये तो होना ही था। क्या हो गया? धराशायी हो गया। इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। अब यानी यहां से किधर चले गए? यानी अब पूरा का पूरा ध्यान बिहार, जहां पर चंपारण का आंदोलन होता है, जो महात्मा गांधी का आंदोलन, यानी महात्मा गांधी सबसे पहले यानी सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? यानी चंपारण में। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा था, यानी आर्टिफिशियल। इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। फिर भी उत्पादन फैलने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। समझ गए? यानी एक बिहार के एक किसान ने कहा कि आप यानी बिहार में आइए और नील की जो किसान उगाते हैं उनकी दुर्दशा देखिए, क्योंकि महात्मा गांधी उसमें काफ़ी प्रसिद्ध नाम था एक। ठीक है, 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। किसकी शुरुआत थी? चंपारण आंदोलन की क्या थी? शुरुआत थी। अगर बात के तो ये बोलता है कि भीख मांग लूंगा। एक किसान बोलता है, रैयत बोलता है कि मैं भीख मांग लूंगा रैयत, लेकिन नील नहीं उगाऊंगा। क्यों नहीं उगाऊंगा? भीख मांग लूंगा लेकिन नील नहीं उगाऊंगा। यानी चांदपुर थाना हरदी के एक नील काश्तकार हाजी मुल्ला से मंगलवार 5 जून 1860 को नील आयोग के सदस्यों ने बात की। ठीक है, हाजी मुल्ला ने कुछ सवालों के जवाब इस तरह दिए। ठीक है, ये यहाँ पे काश्तकार है जो नील का उत्पादन करता है। ठीक है, हाजी मुल्ला यानी नील आयोग उससे सवाल जवाब करता है कि तुम नील क्यों नहीं उगाओगे? तो WS सीटन कार नील आयोग के अध्यक्ष हैं। कौन है? WS सीटन कार इनका नाम है। ये नील आयोग के अध्यक्ष हैं। क्या अब तुम नील की खेती के लिए तैयार हो? अगर नहीं तो किस तरह की शर्तों पर खेती करना चाहोगे? तो हाजी मुल्ला बोलता है कि मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूं। मुझे नहीं पता कि कोई भी नई शर्तें मुझे संतुष्ट कर सकती हैं। समझ गए? श्री साले, ठीक है, क्या तुम 1 रुपया प्रति बंडल की कीमत पर भी खेती नहीं करना चाहोगे? यहाँ पे देखो 1 रुपया, यानी 1 रुपया प्रति बंडल, ये भी देने को तैयार हो गए थे नील के यानी बागान मालिक। तो हाजी मुल्ला बोलता है नहीं, मैं नहीं करूँगा। नील उगाने की बजाय मैं कहीं और चला जाऊंगा, भीख मांग लूंगा, परंतु नील नहीं उगाऊंगा। ये कहने का मतलब इतनी नफरत हो गई थी इस नील से। इनको, उन किसानों को जो नील का उत्पादन करते थे। अगर हम बात करें तो कहने का मतलब कि वेस्ट इंडीज में नील का उत्पादन, दक्षिणी अमेरिका का यानी दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का एक छोटा रिलेटिव देश है ये, यानी वेस्ट इंडीज, कैरिबियाई द्वीप। 18वीं सदी की शुरुआत में एक फ्रांसीसी मिशनरी यानी जो बेपिस्तिस लावात ने कैरिबियाई द्वीपों का दौरा किया और इस इलाके के बारे में विस्तार से लिखा। यह तस्वीर देखो, ध्यान देना, कैरिबियाई द्वीप में स्थित बागानों में नील का उत्पादन कर रहे हैं। यह तस्वीर लावात की एक पुस्तक से ली गई है। इस तस्वीर में यहाँ के जो फ्रांसीसी बागान, क्योंकि वेस्ट इंडीज था वो फ्रांसीसी उपनिवेश था,
समझ गए। उस पर फ्रांस का शासन, यानी फ्रांस ने अधिकार कर रखा था। ये फ्रांसीसी बागानों में नील उत्पादन के सारे चरणों को दर्शाया गया है। बाएं सिरे पर आप देख सकते हैं कि गुलाम मजदूर नील के पौधों को यानी सेटलर वाट में डाल रहे हैं, सेटलर वाट, समझ गए। ये बाएं तरफ देखो उधर, ठीक है। एक और मजदूर एक मशीनी चरखी से घोल को घुमा रहा है, ठीक है। दाएं से दूसरा, अगर हम बात करें ये बाएं, अगर वो दायां से दूसरा देखो उधर, ठीक है। दो मजदूर नील की लुगदी को बोरों में सुखाने के लिए ले जा रहे हैं, यानी पूरा का पूरा चित्रण दिया, पूरी की पूरी प्रक्रिया दी किस प्रकार से नील का उत्पादन होता है। अगले हिस्सों में दो मजदूर नील की लुगदी को मिलाकर सांचों में डालने के लिए तैयार कर रहे हैं। यानी तस्वीर के बीचों बीच बागान मालिक ऊंची जगह यानी खड़े होकर सारे गुलामों पर क्या कर रहा है, यानी नजर रख रहा है। ये देखो, ये पूरी की पूरी नजर रख रहा है कि किस प्रकार से काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो कहने का मतलब कि आज की जो अपनी क्लास थी वो स्पेशल तौर पे यानी नील विद्रोह पे थी। किस पे थी, यानी नील विद्रोह, यानी नील विद्रोह पे थी। हमने देखा किस प्रकार से किसान ने कहा कि मैं चाहे भीख मांग लूंगा लेकिन मैं नील नहीं उगाऊंगा। इसका मतलब कि वो नील के प्रति उनके दिलों में इतनी नफरत हो गई थी कि क्योंकि इस नील उत्पादन में उनका काफ़ी दमन होता था, काफ़ी उनका शोषण होता था, इसलिए वो नील उगाने के लिए राजी नहीं था। चाहे उनको कितना भी रिश्वत या कितना भी उनको मुनाफा या लालच दिया जाए, लेकिन वो नील उगाने के लिए तैयार नहीं थे। कंपनी ने देखा कि किस प्रकार से कंपनी पहले बंगाल में यानी वहाँ के बंगाल के मजदूरों का शोषण करती है, तो बंगाल से फिर वो कंपनी कहाँ जाती है, यानी चंपारण बिहार के मजदूरों, ठीक है। लेकिन बिहार में भी वही हालत होती है। अब इस प्रकार से ये आपकी जो क्लास थी वो नील विद्रोह के ऊपर आधारित थी। कल आगे क्लास में कि कंपनी किस प्रकार से अपना साम्राज्य और अधिक फैलाती है, या कैसे कंपनी ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन चलाती है, तो ये हमें आगे की क्लास में आगे क्लास का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो तब तक के लिए, कल तक के लिए बोले, या जब आगे क्लास नहीं होती तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए इस कोरोना में, ठीक है। सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों ने दस्तक शुरू कर दी है, तो अपना विशेष ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।